हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का फर्स्ट लेक्चर। मैं आपको इस तरह से फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं कि आपको आगे से किसी भी फिजिक्स ऑब्जेक्टिव को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये लेक्चर प्रॉपर देख लेते हैं तो। आजकल क्या हो रहा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो पहले का जो ट्रेंड था, केवल थ्योरी क्वेश्चन पूछते थे और आप बड़े आसानी से कर लेते थे। आजकल रटे हुए क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है? तो आपको अगर आज के ज़माने में सिलेक्शन चाहिए, आज से 4 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आज के ज़माने में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको आपकी स्टडी को कुछ और इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप पुराने क्वेश्चन्स के दम पर किसी भी एग्ज़ाम में बैठकर अगर सोचते हो सिलेक्शन होगा, तो उसके चांसेस कुछ कम रहते हैं। ठीक है ना? मैं आज से आपको इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ कि आपको किसी भी क्वेश्चन को, जो भी ऑब्जेक्टिव आप देखो, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? बस आप इन लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे। बेसिक ये होता है कि आप देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि यूनिट क्या होता है। यूनिट एक्चुअल में मात्रक होता है जिसके द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज का। लेकिन लेकिन राशि के बारे में या यूनिट के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए। राशि, पहली बात जो मैंने बताई, मापन के लिए कि हम मापते हैं, लेकिन कैसे मापते हैं? भौतिक घटनाओं के नियमों के अनुरूप। कैसे? भौतिक घटनाओं के नियमों के अनुरूप। राइटिंग पर ध्यान मत देना, राइटिंग थोड़ा खराब है। ओके, नियमों के अनुरूप। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया मापन, ये सब आप समझ गए, लेकिन भौतिक घटनाओं ये क्या होती है? भौतिक घटना देखिए, एक तरफ यदि आप देखो तो आप जैसे लंबाई को देखते हो, ठीक है, आप समय को देखते हो, आप द्रव्यमान देखते हो, इन्हें आप मेजर कर सकते हो, इन्हें आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, इसलिए ये भौतिक घटनाओं के अनुरूप आती हैं, इनको आप मेजरमेंट कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं हैप्पीनेस की, मतलब खुशी की, अगर हम बात करते हैं, अगर हम दुख की बात करते हैं, तो आप इन चीजों को छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। तो इनकी यूनिट नहीं होती, क्योंकि इन्हें मापा नहीं जा सकता। ये भौतिक घटनाओं के नियमों के अनुरूप नहीं है, उनसे बंधी हुई नहीं है। ठीक है ना? ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि मापन की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। हम मापन तो करते हैं, लेकिन मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको, ये अपन को पढ़ना है। देखिए, मापन की आवश्यकता आपको इसलिए पड़ी, इसके दो रीजन थे। पहला तो जो भी, जैसे मान लीजिए भौतिक राशि है ना, तो किन्हीं भी दो भौतिक राशियों की तुलना के लिए, पहली चीज आपको लिखनी है, किन्हीं भी दो भौतिक राशियों की तुलना के लिए आपको जरूरत है मापन की। और दूसरा आपको लिखना है कि भौतिक नियम व समीकरणों को सिद्ध करने के लिए। ठीक है ना? किन चीजों के लिए? जो भौतिक नियम होते हैं, भौतिक नियम और समीकरण, इनको सिद्ध करने के लिए। ठीक है ना? समीकरण को सिद्ध करने के लिए आपको जरूरत पड़ी। ठीक है, अब देखो भौतिक समीकरण से क्या मतलब होता है, आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। आप एक यूनिट यहाँ पर लिख देते हो, दूसरी यूनिट यहाँ पर लिख देते हो, यूनिट 1 और यूनिट 2। तो इन दोनों को आप कैसे शो करोगे कि सही है? इनकी तुलना करने के लिए आपको मापन की आवश्यकता पड़ी। ओके, अगला आपको देखना है, जैसे अगर उदाहरण हम बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं। देखिए, भौतिक राशि में आखिर होती क्या है? यहाँ पर अगर आप बात करोगे भौतिक राशि, तो भौतिक राशि में दो चीजें होती हैं। पहला तो क्या होता है, एक मिलेगा आपको न्यूमेरिकल वैल्यू। एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम परिमाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाण। और दूसरी जो आपको मिलेगी वो मिलता है मात्रक। ठीक है, मात्रक मतलब यूनिट। ये दो चीजें होती हैं भौतिक राशि में। मतलब यदि हम भौतिक राशि को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल या परिमाण को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन लिख लीजिएगा यहाँ पर। और अगर हम यूनिट को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो आपकी भौतिक राशि बनकर आती है ना, वो एन इंटू यू आती है। ये होती है आपकी भौतिक राशि, जहां पर यू का मतलब होता है यूनिट और एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। और क्यू क्या होती है? राशि, मतलब राशि। चलिए, उदाहरण के तौर पर यदि हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। आप मान लीजिए कि आपके पास कोई 10 मीटर है। ठीक है ना? 10 मीटर आपको लिखा हुआ है, आपको लिखा 10 मीटर, ये चीज आपको लिखी। ये कंप्लीट एक राशि हो गई, ये पूरी एक राशि है। वहीं पर अगर आप इसकी बात करोगे तो ये स्मॉल एन जो कि परिमाण या मैग्नीट्यूड को शो करेगा। वहीं अगर आप इसकी बात करोगे तो ये होती है यूनिट या मात्रक, उसे ये शो करता है। वहीं अगर हम लंबाई वगैरह को देखें तो 1 मीटर की 10 गुनी, इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 1 मीटर की 10 गुनी, 1 मीटर की 10 गुनी, तो 10 मीटर हो गया। 1 मीटर की 10 गुनी, जैसे कि हम 10 मीटर बोल देते हैं। इस तरह से ये वाला फॉर्मूला जो है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन यू, मैं इसका आगे आपको उपयोग बताऊंगा। यहाँ पर हमने निकाला Q इज इक्वल टू एन यू। अब देखिए, किसी भी तरह से जब N और U
चेंज होते हैं और क्यू जो होता है कांस्टेंट होता है। जैसे कि अगर आप मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हो, किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करते हो, या फिर मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करते हो, या फिर लाइट ईयर में चेंज करते हो किलोमीटर को, मतलब आप किसी भी चीज में एक दूसरे को चेंज करोगे तो क्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जो भौतिक राशि है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसलिए हम एन यू इक्वल टू लिखेंगे क्या, कांस्टेंट। ठीक है, एन यू इक्वल टू हमने कांस्टेंट लिखा। अब अगर इसको कांस्टेंट मान लिया जाए तो एन समानुपाती हो जाएगा 1/u के। अब देखो यहां से एक निष्कर्ष निकल कर आता है, एन समानुपाती 1/u। मतलब कि अगर आप एन को इंक्रीज करते हो, मतलब अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो u अपने आप ही घट जाएगा, और अगर आप n को डिक्रीज करते हो तो u जो यूनिट थी वो अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर यहाँ पर आप लिखते हो 1 और u को आप लिखते हो किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर। वहीं यदि आप इसे चेंज करते हो, उदाहरण के तौर पर यहाँ दिखाता हूँ उदाहरण, ठीक है ना। देखिए अगर आप फर्स्ट केस में n1 इक्वल टू अगर आप 100 ले लेते हो और यूनिट u1 इक्वल टू आप लेते हो मीटर में, ठीक है। वहीं अगर आप इसको जब आप कम करते हो n2 को 100 की जगह पर जब आप 1 कर दोगे, 1, ठीक है, 1 कर दिया, इसको 1000 लिख लो, ज्यादा आसान पड़ेगा। और मीटर इसको आपने 1 कर दिया, अब देखो n की वैल्यू कम हुई तो u की वैल्यू बढ़ जाएगी, u किस में आ जाएगा, किलोमीटर में। ठीक है, मतलब जब आप n घटा रहे हो तो u बढ़ रहा है, और u बढ़ेगा n घटेगा, इस तरह से ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगला, हम अगला इसमें चीज देखते हैं। आप इससे एक निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हो, देखिए एन यू इज इक्वल टू हमने बताया है कि कांस्टेंट है, ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया। लेकिन इसको आप लिखोगे कैसे, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम और आगे देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं भौतिक राशियों के प्रकार की बात करते हैं, अब हम यहाँ पर कि कितने प्रकार की होती हैं भौतिक राशियां। प्रकार, देखिए प्रकार में आपने अभी तक केवल दो प्रकार पढ़े होंगे, एक आपने पढ़ा होगा सदिश और दूसरा आपने पढ़ा होगा अदिश। ठीक है, लेकिन एक तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं अनुपात। ठीक है, अनुपात। देखिए आप सदिश राशि के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, अदिश राशि के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, और अनुपात के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानते होगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा जिनको याद रखना आपको बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बेसिक चीज जो होती है वो ये होती है कि जो अनुपात होते हैं ना, अनुपात केवल और केवल सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। इस पर न्यूमेरिकल वैल्यू पर डिपेंड करता है। वहीं यदि आप बात करते हो अदिश राशियों की, तो अदिश राशियों में केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। याद रखना है आपको, मैग्नीट्यूड या परिमाण, मतलब कि केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, केवल परिमाण होता है इनके पास। वहीं अगर आप बात करते हो सदिश राशि की, तो परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। क्या होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अब देखिए आपको ये तो पता है कि इसमें परिमाण बस होता है, इसमें परिमाण पर ही डिपेंड करती है, इनमें किसी तरह का और कुछ नहीं होता। वहीं आप सदिश में आप बात करते हो कि दिशा भी होती है। ठीक है ना। देखिए अब सदिश का मतलब ये होता है जो दिशा के साथ परिवर्तित हो जाए। अगर आप दिशा परिवर्तित कर देते हो तो वैल्यू भी परिवर्तित हो जाती है। देखिए अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो सदिश को अगर हम सबसे पहले देखते हैं सदिश राशि में उदाहरण, तो आप देखो विस्थापन ले सकते हो, विस्थापन। विस्थापन के बाद आप वेग भी ले सकते हो, वेग के बाद आप त्वरण भी ले सकते हो, त्वरण के बाद आप बल भी ले सकते हो। अब देखो ये सब कैसे, ये सब याद नहीं करनी। विस्थापन क्या होता है, अगर हम इसे विस्थापन को डी से निकालें तो वेग होता है विस्थापन पर डिपेंड, मतलब विस्थापन पर निर्भर करता है। तो वेग बराबर क्या होता है, dy/t, है ना, विस्थापन बटे समय। वहीं अगर आप त्वरण की बात करते हो तो ये वेग पर निर्भर होता है, मतलब dv, वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण बोलते हैं। अगर हम बल की बात करते हैं तो f, ये त्वरण पर निर्भर करता है, m × a। देखिए अगर किसी फॉर्मूले में कोई एक भी ऐसी राशि आ जाती है जो कि सदिश हो, तो वह पूरी की पूरी, पूरा फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पर बल है, यहाँ पर ए आ गया जो कि एक सदिश है, तो इसलिए पूरा बल भी सदिश ही हो जाता है। समझ रहे हो, इस तरह से आपको याद रखना है। अगर एक भी सदिश आ गई किसी फॉर्मूले में तो वह चीज भी सदिश ही हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं अदिश की, ठीक है ना, अगर हम अदिश के उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो दूरी, देखिए विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन की दिशा होती है अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, वहीं अगर हम अदिश की बात करें तो अदिश में सिर्फ आता है दूरी। आप दूरी को कैसे भी नाप सकते हो, आप ये बोलना जरूरी नहीं कि लेफ्ट या राइट। ठीक है, आप बोल सकते हो
दूरी है, यहाँ पर भी 5 मीटर ही होगी और यहाँ पर भी 5 मीटर होगी। लेकिन अगर आप विस्थापन देखते हो तो विस्थापन में अलग तरीके से देखना है, ठीक है ना? अगला, अगर आप दूरी ले रहे हो तो दूरी के बाद आ जाएगी चाल, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पर विस्थापन लेते हैं और यहाँ पर दूरी लेते हैं, ठीक है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये होती है अदिश राशि। वहीं अगर आप बात करते हो अनुपात, अनुपातिक राशियों की, तो अनुपातिक राशियों में किसी भी तरह के आप गुणांक को, सॉरी, अनुपात को ले सकते हो। जैसे कि विकृति, विकृति में क्या होता है? विकृति में विकृति परिवर्तन, कितना विकृति परिवर्तन हुआ है? अगर हम विकृति परिवर्तन को डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ओरिजिनल एल, अब इसकी भी यूनिट लंबाई एल, यहाँ पर लंबाई है, लंबाई में परिवर्तन, तो यहाँ पर यूनिट मीटर। वहीं अगर आप इसकी यूनिट देखते हो इधर पे ही मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, मतलब कि ये क्या हो जाएगी? डायमेंशन लेस, यूनिट लेस हो जाती है। इसका किसी भी तरह का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होगा। समझ रहे हो? इसे बोलते हैं हम अनुपात। लेकिन लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जो कि सदिश भी नहीं होती, अदिश भी नहीं होती हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसी भी राशियां होती हैं जो केवल सदिश और अदिश दोनों ही नहीं होती हैं। ठीक है? वहीं अगर हम अनुपात में और भी चीज देखें तो अनुपात में आप एक और उदाहरण ले सकते हो। क्या ले सकते हो? आपेक्षिक घनत्व। क्या ले सकते हो? आपेक्षिक घनत्व, ये भी आप ले सकते हो। ये भी अनुपात में आपेक्षिक घनत्व को ले सकते हो। लेकिन अब अनुपात में एक अपवाद है। अगर हम अपवाद की बात करें, अपवाद की अगर हम बात करते हैं अनुपात में, तो आपको एक अपवाद देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं कोण। कोण का आप सभी फॉर्मूला जानते हो, आर्क अपॉन रेडियस, मतलब कि चाप बटे त्रिज्या होता है। ये चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए, जो चाप होता है ये भी दूरी की इकाई होती है, डिस्टेंस मापी जाती है तो मीटर में मान लो, और त्रिज्या ये भी मीटर में, क्योंकि लेंथ होती है। लेकिन फिर भी इसके देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी हम जब भी कोण मेजर करते हैं तो उसमें यूनिट लगा देते हैं। क्या यूनिट लगा देते हैं? डिग्री लगा देते हैं ना, डिग्री। या हम लगा देते हैं रेडियन, लगा देते हैं ना, रेडियन। तो ये एक अपवाद है जो आपको याद रखना है। लेकिन अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोण किस तरह की राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, या फिर अनुपात है, या फिर इन दोनों में से, सदिश अदिश में से कुछ नहीं, तो आपको लगाना है ना तो सदिश ना अदिश। क्या है? ये एक अनुपात है, लेकिन इसकी फिर भी डिग्री और रेडियन इसको एक यूनिट दी गई है। ठीक है ना? ये चीज आपको याद रखनी है। वहीं अगर आप अनुपात में और देखो तो आप कई ले सकते हो, जैसे अपवर्तनांक भी आप ले सकते हो, ये भी अनुपात में ही होता है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक लेते हैं हम, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लेते हैं, तो ये भी अनुपात में ही होता है। वहीं अगर हम अदिश की बात करते हैं, तो जो मैंने आपको बताया कि अदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि के लिए मैंने आपको अभी तक इतना बताया है अदिश राशि में कि जिसकी दिशा नहीं होती, केवल परिमाण हो। क्या हो? केवल परिमाण, लेकिन दिशा नहीं हो। क्या नहीं हो? दिशा नहीं होती। लेकिन आपको इसके लिए एक चीज और याद रखनी है, ठीक है? एक चीज आपको याद रखनी है कि जो परिमाण होता है ना, ये कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसा होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है ना? याद रखना है। लेकिन अगर कभी अदिश राशि का परिमाण नेगेटिव आता है तो इसका मतलब आप ये बिल्कुल नहीं लगाओगे कि ये किसी दिशा को दर्शा रहा है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब कोई परिमाण नेगेटिव होता है तो वो दिशा बता देता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह दिशा को नहीं बताता। ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कोई अदिश राशि है जिसका परिमाण -8 है, ठीक है? तो अब आप ये बताइए कि ये जो माइनस चिन्ह है ये क्या बता रहा है? क्या ये दिशा बता रहा है? नहीं, ये दिशा नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये अदिश राशि है, दिशा नहीं बताएगा। ठीक है? याद रखना है आपको। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है कि अदिश राशि जो होती है, अदिश इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें सामान्य बीजगणितीय नियम के द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है। मतलब कि मल्टीप्लाई आपको करना हो डायरेक्ट हो जाएगा, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप दो अदिश राशि लेते हो 8 और 6, ठीक है? अगर आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, आप डायरेक्ट कर दोगे तो 48 आ जाएगा। अगर आपको इसका डिवाइड करना है तो आप डायरेक्ट कर दोगे, क्या आ जाएगा? 1.33। ठीक है? वहीं अगर आपको माइनस करना है या प्लस करना है तो इसके अनुसार आ जाएंगी चीजें। लेकिन अगर आप, अब हम बात करेंगे सदिश की, लेकिन अगर हम सदिश की बात करते हैं, ये है सदिश। सदिश में क्या होता है? सदिश में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। ये दोनों चीजें होती हैं सदिश में। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है सदिश में, जो उदाहरण मैंने बताया वो तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको ये चीज याद रखनी है कि जो सदिश राशियां होती है ना, ये सामान्य बीजगणितीय योग से जोड़ी घटाई नहीं जा सकती। मतलब इनमें क्या होता है? सामान्य बीजगणितीय नियम नहीं लगते। क्या नहीं लगते? नियम नहीं लगते। मतलब कि
देखो चूंकि एक सदिश राशि है, ठीक है, अगर आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है दो सदिश राशियों का, तो ए डॉट बी करके आप निकालोगे। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ये होता है थीटा, दोनों के बीच में एंगल देखा जाता है। जैसे कि ये है एक सदिश राशि, मान लीजिए ये है जो कि 8 है, इसकी एक सदिश राशि 6 है, ठीक है, ये आपने ये मान लिया। इसके बाद में ये वाला जो होता है, ये एंगल ये होता है 90 डिग्री है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट जो होगा इस तरह से होगा। अब ये रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होगा, कहाँ होगा ये नहीं पता। ये रिजल्टेंट अगर आप कॉस घटक निकाल रहे हो, ये है कॉस घटक, तो ये होता है थीटा, और अगर आप ये साइन घटक निकाल रहे हो तो ये इस तरह से आपको लेना है। ठीक है ना, ठीक है, समझ गए आप, बढ़िया। इस तरह से हम निकालते हैं इनको। आप साधारणतः मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन माइनस या एडिशन आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये चीज आपको याद रखनी है। समझ में आ रही है बात। सदिश और अदिश की दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। लेकिन आपको अब जो समझने वाली बात है वो मेन बात ये है कि कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें सदिश या अदिश कुछ नहीं कह सकते। मतलब कुछ राशियां होती हैं जो कि आप कह सकते हो सदिश हैं, लेकिन कुछ होती हैं जिन्हें आप ना तो सदिश कह सकते हो और ना ही अदिश कह सकते हो। आखिर ये राशियां होती क्या है? उदाहरण के तौर पर आप पूछोगे सर कोई उदाहरण बताइए, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो देखिए उदाहरण मैं बताता हूँ। उदाहरण, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो अक्सर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं पेपर्स में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, कई लोग इसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें लगा देते हैं कि ये सदिश है, कई लोग इसमें लगा देते हैं अदिश है। एक्चुअल में गलती उनकी नहीं है, कभी आपको ये चीज उतने अच्छे से समझाई नहीं गई इसलिए। देखिए जड़त्व आघूर्ण की अगर हम बात करते हैं, जड़त्व आघूर्ण में क्या होता है, एक अक्ष होगी, ये होती है एक्सिस, ठीक है ना, और एक कोई चीज होगी, ये है चार आर, और ये है एक्सिस, ठीक है, ये है आर, दूरी पर कोई पिंड है जो कि इसके चारों ओर निरंतर इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, अभी ये अक्ष ये है, ठीक है, हम इसकी अक्ष भी चेंज कर सकते हैं, दिशा भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमने माना कि इस तरह से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए जड़त्व आघूर्ण को हम अदिश क्यों नहीं कहते और सदिश क्यों नहीं कहते, इन दोनों का मैं आपको रीजन बताऊंगा। अगर आप सदिश की बात करते हो, सदिश राशि क्या पढ़ी थी हमने कि दिशा पर निर्भर करती हैं, ठीक है, और परिमाण होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ी थी। अगर हम दिशा बदलें तो उसका परिमाण बदलना चाहिए, ये हमने पढ़ी थी सदिश में, ठीक है। लेकिन जड़त्व आघूर्ण में ऐसा नहीं होता, अगर आप दिशा बदलने पर भी इसका मान अपरिवर्तित रहता है, ये चीज आपको याद रखनी है। जड़त्व आघूर्ण में अगर आप दिशा बदल दोगे, जैसे मान लीजिए अभी आप इस तरह से घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इसका जो परिमाण है, मान लीजिए ये मान लिया मैंने, है ना, आर है। वहीं अगर आप इसको इस तरह से घुमाओगे क्लॉकवाइज, तो भी इसका परिमाण आर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, ये चेंज नहीं होगा, ये जो आर वन है और आर टू दोनों ही बराबर रहेंगे जड़त्व आघूर्ण में, चेंज नहीं होगा। वहीं अगर हम अदिश राशि की बात करें, तो अदिश में हमने पढ़ा था जो दिशा पर निर्भर नहीं करते परंतु परिमाण पर निर्भर करते हैं, परिमाण होता है परंतु दिशा पर निर्भर नहीं करते। लेकिन जड़त्व आघूर्ण में ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि दिशा बदल दो तो परिमाण नहीं बदलेगा, लेकिन आपने एक चीज देखी है कि मैंने अक्ष को नहीं हिलाया, अक्ष जहां है वहीं है, ठीक है ना। अक्ष को स्थिर रखकर यदि हम दिशा बदलते हैं तो परिमाण नहीं बदल रहा, ठीक है ना। इसलिए हम इसे सदिश नहीं कहेंगे, कायदे से सदिश के लिए जरूरी है कि हमने जब दिशा बदली तो परिमाण भी चेंज हो जाना चाहिए, पर नहीं हुआ चेंज, इसलिए हम इसे सदिश नहीं कहेंगे। वहीं हम अदिश अब इसे क्यों नहीं कहेंगे, देखिए अदिश में क्या था कि दिशा बदलने पर परिमाण नहीं बदलना चाहिए, लेकिन अब बदल जाएगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पर हमने केवल दिशा बदली है, क्या बदली है, केवल दिशा बदली, और अक्ष कैसी रखी है, स्थिर, अक्ष को मैंने स्थिर रखा है। वहीं अब हम केस, ये था केस वन, अब हम देखते हैं केस टू। केस टू में क्या है, केस टू में हमने दिशा तो बदली, ठीक है, या दिशा नहीं बदली, ठीक है, दिशा नहीं बदली हमने, लेकिन जो अक्ष थी, अक्ष को हमने बदल दिया, अक्ष को हमने बदल दिया। अभी अक्ष इस अक्ष के परितः घूम रहा था पहली कंडीशन में, इस अक्ष के परितः घूम रहा है, ये है पूरा आपका तल। अगली कंडीशन में इस अक्ष के परितः घूमने लगा, ये ए वन है, ये ए टू है, आर, इस अक्ष के परितः घूमने लगा, तो इसका जो परिमाण है वो चेंज हो गया, परिमाण चेंज हो गया, हमने दिशा बदल दी और अक्ष भी बदल दिया तो परिणाम चेंज हो गया, ठीक है। अब समझ में आ रही है बात, क्या बोला मैंने, भिन्न भिन्न दिशाओं में, ठीक है, दिशा बदली और हमने अक्ष भी बदल दिया, तो जो परिमाण होता है वो चेंज हो गया, इसलिए हम इसे अदिश भी नहीं कहेंगे। कायदे से अगर देखा जाए तो चेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये चेंज हो रहा है, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण में हमने पहले केस में अक्ष वही रखी,
बस दिशा बदली, तो परिमाण नहीं बदला। इस वजह से हम इसे सदिश नहीं कहेंगे, क्योंकि दिशा अगर बदली है तो परिमाण बदलना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला। कब? जब अक्ष स्थिर है। वहीं दूसरे केस में हमने अक्ष चेंज कर दी, दिशा भी बदल दी, तो परिमाण बदल गया। मतलब दिशा बदलने पर परिमाण बदल रहा है, इसलिए अदिश भी नहीं कही जा सकती। समझ गए? ये होता है। इसलिए जड़त्व आघूर्ण एक ऐसी राशि है जिसे आप ना तो सदिश बोल सकते हो और ना ही आप इसे अदिश में ले सकते हो। ठीक है ना? ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब हम इसके आगे और देखते हैं। हम देखते हैं मूलभूत तथा व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। चलिए, कल मिलते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसने भी नहीं किया है अभी तक। ठीक है? कल मिलते हैं हम दोबारा से। और आपको इस चैनल की जो पीडीएफ है, जो मैंने अभी जितने भी आपको लिखकर चीजें बताई हुई हैं, ये सब की सब आपको टेलीग्राम चैनल पर सेम पीडीएफ मिल जाएगी। जो ये 9-10 पेज मैंने लिखकर बताया, आपको सेम पीडीएफ मिल जाएगी। इसे आप बाद में अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, कुछ भी उतारना नहीं है। आपको पीडीएफ हर लेक्चर की मिलेगी, उसे आप बाद में लिखना। ठीक है?